हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज जो आपको यूजीसी नेट, यूपीएससी पीएसआईआर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग रियलिज्म या यथार्थवादी की जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले यथार्थवाद के प्रमुख विचारों को समझ लेते हैं। रियलिज्म या यथार्थवाद का मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो इनहेरेंट एनार्किक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अराजक है। यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो स्टेट्स को कंट्रोल कर सके। साथ साथ यथार्थवादियों का यह भी मानना है कि जो स्टेट्स होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, वो अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। स्टेट का लक्ष्य होता है कि वो किसी तरह अपने अस्तित्व को बना के रखे और अपनी जो सुरक्षा है उसको वो मजबूत करे। तीसरा, यथार्थवादियों का मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें जो स्टेट्स बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो उनके शक्ति संतुलन यानी पावर डायनामिक और नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लगातार हमको कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट हमको दिखाई देता है। ठीक। नेक्स्ट, यथार्थवादियों का मानना है कि जो स्टेट्स होते हैं वो स्ट्रेटजिक यूज करते हैं मिलिट्री फोर्सेस का और अलायंसेस का, ताकि वो अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके। वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए वो इनका रणनीतिक रूप से प्रयोग करते हैं, मिलिट्री फोर्स का और जो गठबंधन होते हैं इनका। नेक्स्ट, उनका मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वहां पर एनार्किक कंडीशंस होती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर युद्ध जो है तो अनिवार्य हो जाता है, उसको टाला नहीं जा सकता। अब आइए हम लोग यथार्थवाद के ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो यथार्थवाद की जो शुरुआत होती है उसको हम लोग एशियंट हिस्ट्री में देख सकते हैं। सबसे प्रमुख रूप से जो थुसिडाइडस थे उनकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। इसको एक फाउंडेशनल टेक्स्ट के रूप में देखा जाता है रियलिस्ट थॉट का इंटरनेशनल रिलेशंस में। थुसिडाइडस एनालिसिस करते हैं जो इस युद्ध होता है एथेंस और स्पार्टा के बीच उसका, और उसमें जो प्रमुख वो बातें पाते हैं जो आज के मॉडर्न जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसमें देखा जाता है। उसमें वो पावर पॉलिटिक्स का एनालिसिस करते हैं जो उसमें नेशन स्टेट नहीं होते थे, सिटी स्टेट्स होते थे, जैसे एथेंस और स्पार्टा थे। उनके बीच सेल्फ इंटरेस्ट, जो अपने इंटरेस्ट थे उनको देखा जाता है, और स्ट्रगल देखा जाता है डोमिनेंस स्थापित करने के लिए, आधिपत्य या वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई यहाँ पर देखी जाती है, जो वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत में शामिल है। इसके अलावा आर्ट ऑफ वार जो पुस्तक लिखी जाती है, जो एशियंट चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट रहते हैं सुंजू, उनके द्वारा, तो इसमें भी हमें दिखाई देता है ये जो रियलिस्ट विचारधारा है, दृष्टिकोण है, वो हमको यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो एशियंट इंडियन संस्कृत ट्रीटीज थी, जिसमें स्टेट क्राफ्ट पे, पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटजीज की बात की जाती है, उसमें भी हमको रियलिस्ट अप्रोच दिखाई देता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण हमको दिखाई देता है। स्पेशली जो कौटिल्य की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें, और इसके अलावा कौटिल्य जो है तो स्टेट्स के सप्तांग थ्योरी भी देते हैं, 7 आर्गन्स बताते हैं, और स्टेट्स को वो एक तरह से मनुष्य के शरीर से तुलना करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर हमेशा ग्रोथ करता रहता है, बढ़ता रहता है, और वह सभी अंगों को मजबूत करके रखना होता है, उसी प्रकार कौटिल्य जो होते कहते हैं कि सप्तांग जो थ्योरी होती है स्टेट्स की, उसमें जो 7 आर्गन होते हैं वो सभी को शासक को चाहिए कि मजबूत करना चाहिए, हमेशा ग्रोथ में करते रहना चाहिए। इस प्रकार जो रियलिस्ट अप्रोच है उनके विचारधारा में भी हमको दिखाई देता है, जो मॉडर्न जो रियलिस्ट यथार्थवादी विचारधारा उसको काफी हद तक प्रभावित करती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एस्पेक्ट क्या-क्या थे थुसिडाइडस के, जो रिलिजन के जो सिद्धांत जहाँ से निकल के आते हैं, जिसको मॉडर्न जो यथार्थवादी हैं वो अपनाते हैं। सबसे पहले जो थुसिडाइडस देखते हैं कि यहाँ पर पावर स्ट्रगल पाया जाता है एथेंस और स्पार्टा के बीच, और जो स्ट्रगल होता है ये उनके खुद के इंटरेस्ट के अनुसार होता है, अपने हितों के अनुसार वो कार्य करते हैं, और वो शक्ति को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं मोरलिटी से ऊपर। साथ ही साथ वहाँ पर एनार्की या सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट भी दिखाई देता है, क्योंकि उस समय कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं था, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे सिद्धांत नहीं थे डेवलप हुए थे, तो वहाँ पर एनार्की का माहौल पाया जाता था, जिसके कारण क्या होता है, स्टेट जो है तो सेल्फ हेल्प पर आधारित होते थे, और वो एक दूसरे से संघर्ष रहते थे, अपनी सुरक्षा के लिए वो खुद पर ही निर्भर करते थे, अराजकता का माहौल था। इनका फेमस कोट था सुचिदाइस का, वो कहते हैं कि द स्ट्रांग डू
what they can do, the strong do what they can and the weak suffer what they must। यानी कि शक्तिशाली वही करते हैं जो वह कर सकते हैं और कमजोर वही सहते हैं जो उन्हें सहना पड़ता है। ये कथन जो है तो यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संबंध अपरिहार्य होते हैं और नैतिकता की अपेक्षा शक्ति का ही वर्चस्व हमको दिखाई देता है। पावर जिसके पास होती है वो उस हिसाब से मोरालिटी को भी डिफाइन करते हैं। इसके अलावा रेनेसांस पीरियड आता है, उसमें दो प्रमुख थिंकर्स होते हैं जिनकी विचारधारा ने वर्तमान की जो ये रियलिस्ट थ्योरी है उसको प्रभावित करती है। इसमें निकोलो मैकियावेली पहला नाम आता है, दूसरा नाम थॉमस हॉब्स का आता है। तो निकोलो मैकियावेली जो थे ये अपनी पुस्तक लिखते हैं द प्रिंस, उसमें वो कहते हैं कि जो वो मैकियावेली राजनीति में व्यवहारिकता पर जोर देते हैं, प्रैग्मेटिज्म जो होता है उस पर वो बल देते हैं और वो तर्क देते हैं कि जो शासक होते हैं उनको अपने राज्य के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए, ठीक, भले ही इसके लिए उसके छल, धोखा या हिंसा का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। साथ ही साथ उन्होंने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि शासकों को नैतिक सिद्धांतों से बंधे रहना चाहिए, यानी वो नैतिकता को महत्व नहीं देते, उसके बजाय वो कहते हैं कि शासक को यथार्थवादी राजनीति करना चाहिए, यथार्थवादी राजनीति का वो समर्थन करते हैं जो कि आदर्शवादी आदर्शों के बजाय व्यवहारिक विचारों पर आधारित होता है। साथ ही साथ वो शासक को सलाह देते हैं कि शासक को सिंह की तरह शक्तिशाली और आक्रामक होना चाहिए और लोमड़ी की तरह उसे चालाक, चतुर और रणनीतिक होना चाहिए ताकि वो अपनी सत्ता को बनाए रखे और जो इंटरनेशनल सिस्टम में एक अनसर्टेनिटी की स्थिति दिखाई देती है उसमें अपने आप को, अपने अस्तित्व को बना के कोई भी स्टेट रख सके। इनके कुछ कोटेशंस है उसके माध्यम से इनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि वार शुड बी ओनली स्टडी ऑफ प्रिंस, यानी युद्ध ही किसी राजकुमार का एकमात्र अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि मैकियावेली का मानना था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वहां पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, युद्ध संघर्ष बना रहता है और स्टेट्स को अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए, मजबूत करना चाहिए और इसके लिए युद्ध करना पड़ता है किसी भी शासक को। अगर प्रिंस या राजकुमार जो रहेगा वो युद्ध के बारे में अच्छे से जानकारी रखेगा तो अपने स्टेट्स के इंटरेस्ट जो है उसको भी डिफेंड कर सकेगा और साथ साथ अपना जो सर्वाइवल है, अस्तित्व है उसको भी मेंटेन कर सकेगा और अपने राज्य की शक्तियों को बढ़ा भी सकेगा अगर युद्ध के बारे में जानकारी है। साथ साथ मैकियावेली का मानना था कि द प्रॉमिस गिवन वाज नेसेसिटी ऑफ द पास्ट, द वर्ड ब्रोकन इज द नेसेसिटी ऑफ प्रेजेंट, यानी जो संधियां जिस तरह से की जाती थी राष्ट्रों के बीच, वो जो प्रॉमिस है, दिया गया वादा, वो अतीत की आवश्यकता थी, उस समय की आवश्यकता थी। लेकिन अगर राष्ट्र हित यह डिमांड करता है कि उस वादा को या उस संधि को तोड़ देना चाहिए और अपनी सर्वाइवल को इंश्योर करना चाहिए, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, तो मैकियावेली सलाह देते हैं कि इस स्थिति में उसको उस प्रकार की जो संधि है या दिया गया जो वादा था उसको तोड़ देना वर्तमान की आवश्यकता होती है। साथ साथ मैकियावेली का मानना था कि पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशंस टू मोरल्स, यानी राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होते। वो शासक को सलाह देते हैं कि उन्हें क्रिश्चियंस जो इथिक्स है उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं अगर कोई भी जो स्टेट्स है अगर इस तरह के जो वैल्यूज है या इथिक्स है उनको फॉलो करता है तो अंत में देखा जाएगा वो स्टेट्स अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकेगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा 30 ईयर जो वार्स होता है जो 1618 से 1648 के बीच लड़ा जाता है, इसने भी इंटरनेशनल सिस्टम है या इंटरनेशनल रेसेस उसको काफी हद तक प्रभावित किया। ये 30 ईयर वार्स के बाद जो वेस्टफेलिया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होती है वहां से दो प्रमुख कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। एक तो सोवरेंटी का कॉन्सेप्ट आता है, संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आता है और दूसरा राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है। ये जो 30 ईयर का वार होता है जिसको 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है, ये एक लंबा और विनाशकारी संघर्ष था जो मुख्य रूप से पवित्र रोमन साम्राज्य में लड़ा गया था। पवित्र जो रोमन साम्राज्य था वो मॉडर्न जर्मनी के आसपास का एरिया में था, ठीक। यह युद्ध जो होता है ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच एक धार्मिक संघर्ष के रूप में शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे यह देखा जाता है कि ये एक व्यापक शक्ति संघर्ष में बदल जाता है जिसमें उस समय की जो प्रमुख यूरोपीय शक्तियां थी वो सभी इस युद्ध में शामिल होती हैं। इस युद्ध का जो अंत होता है ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से होता है, पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में साइन की जाती है और इसका जो होता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रभाव दिखाई देता है। वो प्रभाव क्या क्या था उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टेट सोवरेंटी जो होती है एस्टेब्लिश होती है, राज्य की संप्रभुता की जो स्थापना होती है वो इसी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद से ही होती है। दूसरा यह होता है इस संधि के बाद कि जो रिलीजियस वार होते हैं यूरोप में वो समाप्त हो जाते हैं, धार्मिक युद्धों का अंत हो जाता है यूरोप में और बर्थ होता है मॉडर्न स्टेट सिस्टम, जो आधुनिक राज्य प्रणाली है उसका जन्म वेस्टफेलिया की संधि से
होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि 30 साल का युद्ध और वेस्टफेलिया की शांति आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने संप्रभु राज्यों, गैर हस्तक्षेप और सख्त संतुलन की स्थापना की। और ये वर्तमान की यथार्थवादी जो सिद्धांत है उसमें हमें दिखाई देते हैं। फिर रेनेसांस पीरियड के दूसरे जो प्रमुख थिंकर थे वो थॉमस हॉब थे। ये अपनी पुस्तक लिखते हैं लेवियाथन 1651 में। इनका मानना था कि जो ह्यूमन नेचर होता है वो सेल्फिश होता है, कॉम्पिटिटिव होता है और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन होता है, जिसके कारण लगातार कांस्टेंट स्ट्रगल होते हैं सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ये आर्ग्यू करते हैं कि कोई भी स्ट्रांग अथॉरिटी नहीं होती, कोई मजबूत शासक नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर की स्थिति पाई जाती है। प्राकृतिक अवस्था में लोग रहते हैं। प्राकृतिक अवस्था में होता क्या है कि सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध होता है, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ठीक। और इस स्थिति में इस जो प्राकृतिक अवस्था होती है, स्टेट ऑफ नेचर होता है, उसमें लाइफ जो हो तो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश और शार्ट होता है। यानी मनुष्य का जीवन जो होता है वो एकाकी होता है, गरीब होता है, क्रूर, हिंसक और छोटा होता है। और इस स्थिति से निकलने के लिए जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, सामाजिक अनुबंध बनाते हैं और अपनी जो कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं वो उस पावरफुल सोवरेन को दे देती हैं, जिसको हाब्स जो है तो लेवियाथन कहते हैं। और ये लेवियाथन क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि स्टेट में या राज्य के अंदर ऑर्डर मेंटेन रहे और सिक्योरिटी यानी सबकी की सुरक्षा इंश्योर की जा सके। लेकिन यथार्थवादियों का मानना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है उसमें इस प्रकार का कोई भी लेवियाथन एग्जिस्ट नहीं करता, जो सभी स्टेट्स के बिहेवियर को जो तो इंश्योर कर सके कि वो सही से बिहेव करेंगे और एक शांति बना के रख सके, जिसके कारण क्या होता है, परपेचुअल स्टेट ऑफ एनार्की हमको देखने को मिलती है इंटरनेशनल सिस्टम में। और सभी स्टेट पावर्स को अर्जित करने के लिए युद्ध में लगे रहते हैं, संघर्ष में लगे रहते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा ईएच कार का भी महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है रिलीजन के कॉन्सेप्ट में। ईएच कार एक फाउंडिंग फिगर्स थे रिलीजन के, उनमें से एक इनको भी गिना जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। उन्होंने पुस्तक लिखी थी द 20 ईयर क्राइसिस, और इस पुस्तक में उन्होंने आदर्शवाद या यूटोपियन जो सोच थी की व्यवस्थित आलोचना की उन्होंने, और आधुनिक यथार्थवादी विचारधारा की उन्होंने नींव रखी। ठीक। कार ने दो विश्व युद्धों के बीच की जो अवधि थी उसमें मौजूद आदर्शवादी उदारवाद की आलोचना की, जो यह मानता था कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्र संघ, अनैतिक सिद्धांत विश्व शांति बनाकर रखेंगे। आदर्शवादियों का मानना था कि लीग ऑफ नेशंस बन गया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, मोरल जो प्रिंसिपल्स है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या बनाएंगे, शांति बना के रखेंगे। लेकिन देखा यह जाता है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में हमेशा एनार्की का माहौल बना रहता है, कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध भी होता है। ठीक। उनका मानना था ईएच कार का कि शक्ति और राष्ट्रीय हित ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति को संचालित करते हैं। कोई मोरल वैल्यूज जो है तो इंटरनेशनल लॉ में हमको दिखा, या इंटरनेशनल लॉ अंतरराष्ट्रीय नियम कानून हमको दिखाई नहीं देते। सभी स्टेट्स क्या है, अपने शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और जो उनका राष्ट्रीय हित है उसी के अनुसार बिहेव कर रहे हैं। तो इस प्रकार कार का मानना था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष का क्षेत्र है और सभी राष्ट्र की जो प्राथमिकता होती है वो अस्तित्व को बनाए रखना होती है। साथ साथ वो मानते हैं नैतिकता जो है तो शक्ति की उपज होती है, यानी जो पावरफुल होता है वही डिफाइन करता है कि जस्ट और राइट क्या है, वही डोमिनेट करता है। जो पावरफुल शक्तिशाली राष्ट्र होता है, जिसका इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है, वही नैतिकता क्या होती है उसको वो डिफाइन करते हैं। इस प्रकार वो मानते हैं जो यचकार थे वो यथार्थवादी थे जो शक्ति और राष्ट्रीय हित पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि आदर्शवादी क्या करते थे, आदर्शवादी जो विचारक थे उनका मानना था कि अंतरराष्ट्रीय कानून, संस्थान और सहयोग पे विश्वास पर आधारित होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक। कार का मानना था कि कार जो होते हैं ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि राज्य जो है तो शक्ति की राजनीति के अनुसार व्यवहार करते हैं और अंतरराष्ट्रीय शांति क्या होती है, अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए होती है, लेकिन पुनः से स्टेट्स जो है तो पावर स्ट्रगल में संलग्न हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख थिंकर्स माने जाते हैं क्लासिकल रिलीजन के, यथार्थवाद के, वो हंस मर्गनथाउ हैं। हंस मर्गनथाउ को फादर ऑफ क्लासिकल रिलीजन भी कंसीडर किया जाता है। ठीक। वो उनके जो रियलिस्ट प्रिंसिपल्स थे उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशंस में हमको दिखाई देते हैं, जहां पर वो ऑब्जेक्टिव लॉज कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिक्स है, उसके जो ऑब्जेक्टिव लॉ है वो रूट करते हैं ह्यूमन नेचर्स में। स्टेट जो है तो नेशनल इंटरेस्ट और पावर जो है तो
के अनुसार ही बिहेव करते हैं। उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे पॉलिटिकल रियलिज्म के। वो क्या-क्या है उसको समझ लेते हैं। पहला उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है तो वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है, ठीक है? और जिसका रूट जो है तो ह्यूमन नेचर्स में हमको दिखाई देता है। दूसरा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में परिभाषित होता है, जिसके पास शक्ति होती है और उसका जो इंटरेस्ट होता है उसी के अनुसार वो डिफाइन किए जाते हैं। साथ-साथ उन्होंने कहा कि समय, स्थान और संदर्भ के अनुसार राज्य की शक्ति बदल सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हित हमेशा स्थायी रहते हैं। यानी नेशन स्टेट जो है तो उनका जो इंटरेस्ट होता है उसी के अनुसार मेन रूप से बिहेव करते हैं। बाकी जो नेचर्स है स्टेट्स की पावर का वो बदलता रहता है। किसी के पास टेरिटोरियल पावर होती है, किसी के पास मिलिट्री पावर होती है, किसी के पास इकोनॉमिक पावर होती है, ये बदलता रहता है। लेकिन सभी जो स्टेट्स हैं वो अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। चौथा उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्यों का व्यवहार नैतिक आदर्शों से नहीं बल्कि शक्ति और राष्ट्रीय हितों से संचालित होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य नैतिकता से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वो अपने हितों के अनुसार नैतिकता की व्याख्या करते रहते हैं, ठीक? साथ-साथ पाँचवाँ इनका सिद्धांत था, प्रिंसिपल था कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी नैतिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ होती हैं, जो दूसरे राष्ट्रों से भिन्न हो सकती है। कोई सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत नहीं होता जिसे सभी राज्य समान रूप से स्वीकार करें। और छठवां इनका प्रिंसिपल था कि राजनीति एक स्वायत्त क्षेत्र है, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य प्रश्न यह होना चाहिए कि ये नीति जो है तो राष्ट्र की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है। इस यहाँ पर हम लोग 3 कोर प्रिंसिपल मान सकते हैं रियलिज्म के। 3 एस के रूप में भी इसको जाना जाता है, स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। ये जो 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं ये रियलिस्ट थिंकर्स में हमको दिखाई देते हैं। वो थ्यूसिडाइडस से लेके प्रेजेंट डे तक के जो रियलिस्ट थिंकर हैं उन सब में, ठीक है। पहला सिद्धांत क्या है? स्टेटिज्म, यानी स्टेट सेंट्रिक अप्रोच ये रियलिस्ट थिंकर अपनाते हैं। यानी वो स्टेट को प्राइमरी एक्टर मानते हैं। उनका मानना है कि सोवरेंटी जो है तो किसी भी स्टेट की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है और कोई भी अथॉरिटी नहीं होती स्टेट से ऊपर, यानी अनार्किक कंडीशंस होता है। दूसरा इन्होंने माना कि स्टेट जो तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टेट का वो सर्वाइवल होता है। मेन गोल स्टेट का अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है इस एनार्किक जो वर्ल्ड है उसमें। तीसरा उन्होंने कहा कि यथार्थवादियों ने माना कि सेल्फ हेल्प, यानी तीसरा यह जो यथार्थवादियों का वो सेल्फ हेल्प है, यानी कि जो एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें स्टेट्स जो तो किसी दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या अलायंस पर भरोसा या ट्रस्ट नहीं करते, वो अपने सेल्फ हेल्प पर भी आधारित रहते हैं। उनका मानना है कि जो कोऑपरेशन होता है वो लिमिटेड होता है और अपने इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए, अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए स्टेट्स को अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कुछ कोर एजम्पशंस हम लोग मान सकते हैं रियलिज्म के। वो कोर एजम्पशंस क्या-क्या हैं यथार्थवाद के या रियलिज्म के? पहला यह है कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है वो अराजक है। दूसरा यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्राथमिक अभिनेता होते हैं। स्टेट जो है तो प्राइमरी एक्टर माने जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। स्टेट प्रायोरिटीज करते हैं सर्वाइवल को और अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है कि पावर और सिक्योरिटी जो है तो स्टेट्स के बिहेवियर्स को प्रभावित करती है कि स्टेट किस प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में व्यवहार करेंगे। और साथ ही साथ इनका मानना था कि जो कोऑपरेशन होता है यानी सहयोग होता है इंटरनेशनल सिस्टम में वो बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और सेल्फ हेल्प का बिहेवियर पाया जाता है स्टेट्स के अंतर, यानी आत्म सहायता पर वो निर्भर रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रियलिज्म या यथार्थवाद के सिद्धांत क्या हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उसको हमने समझने की कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म जिसको कहा जाता है और क्लासिकल नियो रियलिज्म जो है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।